नमस्कार मित्रों, हिंदी क्लास से चूरू में आपका स्वागत है। कुछ दिनों बीच में व्यवधान हुआ था तो काफ़ी परेशानी आई होगी। आज फिर से उपस्थित हुए हैं हमारे जो टॉपिक है संधि उसके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रीट का जो सिलेबस है वो हम पढ़ रहे हैं। रीट का टॉपिक टू टॉपिक हम अध्ययन करेंगे हिंदी में। बाकी जो प्रश्नोत्तरी है वो हमारी वीकली चल रही है। तो संधि की बात करें तो संधि में सबसे बड़ी जो चीज है ध्यान रखने वाली वो ये होती है कि संधि कहते किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार आता है यानी परिवर्तन जो आता है उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यदि विकार नहीं आएगा तो वहां संधि नहीं होगी। कि जैसे हमारे पास शब्द आया राम जोड़ अय। अब यहां क्या करेंगे, ये खंड दो हो गए। इन दो खंडों में इन दो वर्णों का ही परिवर्तन होगा, न की और में फर्क पड़े। हाँ, यहाँ न में जरूर फर्क पड़ेगा, वो अलग नियम के तहत पड़ता है। तो संधि का जो नियम ये होता है कि जो खंड बनते हैं उन खंडों के अंतिम और प्रथम वर्ण में ही परिवर्तन होता है। तो यहाँ ए और ए मिलकर क्या बनाएंगे? आ। तो हमारा शब्द बनेगा रामायण। तो इस प्रकार दो वर्णों के मेल से जो विकार आता है उसको क्या कहते हैं? संधि। संधि की बात करें कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो संधि के प्रकार हैं वो तीन होते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से हैं? स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। ये तीन प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम तीनों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि में केवल और केवल किसका मेल होगा? स्वर व स्वर का ही मेल होगा। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में स्वर प्लस व्यंजन भी हो सकता है या व्यंजन प्लस स्वर भी हो सकता है या फिर दो व्यंजन हो सकते हैं। ये ध्यान रखें। यानी स्वर संधि में तो केवल दोनों खंडों में स्वर आएगा। व्यंजन संधि में एक खंड में व्यंजन आना अनिवार्य है और दूसरे खंड में व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। इसी प्रकार विसर्ग संधि के एक खंड में विसर्ग, प्रथम खंड में क्या आएगा? विसर्ग आएगा। उसके बाद आपका स्वर या व्यंजन हो सकता है, लेकिन प्रथम खंड में क्या आएगा? विसर्ग आएगा। तो हम बात करेंगे स्वर संधि की। स्वर संधि है वो कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार में उनकी बात करें तो पहली संधि तो होती है दीर्घ संधि। एक भेद होता है गुण संधि का, एक भेद होता है वृद्धि संधि का और एक भेद होता है यण संधि का और एक भेद होता है अयाति संधि के रूप में। तो इस प्रकार स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है। हम पांचों प्रकार को विस्तार से पढ़ेंगे। दीर्घ संधि है वो हमारा विस्तृत टॉपिक रहेगा। तो दीर्घ संधि की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जरूरी होना चाहिए कि हम हिंदी में 11 स्वर काम में लेते हैं। हिंदी में कितने स्वर काम में लेते हैं? 11। इन 11 स्वर को थोड़ा अलग अलग ध्यान में रखें। जैसे ए, ई, उ और री, आ, ई और उ, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर है। मैंने क्रम से नहीं लिखे, वो इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि संधि के अनुसार ये काम में आते हैं। ये जो है ये तो है लघु स्वर। कौन से स्वर हैं? लघु, जिनको हम ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं।
ये है वो है दीर्घ, या जिनको बोलते हैं गुरु स्वर। अब इनकी संख्या है वो 4 होती है। लघु स्वर कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर है या गुरु स्वर की बात करें तो वो 7 माने जाते हैं। लेकिन शुद्ध रूप से दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? शुद्ध रूप से दीर्घ स्वर वो 3 ही होते हैं, और वो 3 ये है आ, ई और उ। इनको शुद्ध रूप से दीर्घ स्वर नहीं कह सकते, क्योंकि इनका निर्माण 2 अलग अलग स्वरों से मिलता है, इसलिए इनको कहते हैं संयुक्त स्वर। इनको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। यानी कि दीर्घ स्वर है वो 2 प्रकार का हो गया। एक तो जो मूल स्वर है आ, ई और उ से जातीय जिनको बोल देंगे, और एक वी जातीय जिनको संयुक्त भी बोल देंगे। तो ये दीर्घ स्वर के भेद हो गए। तो शुद्ध दीर्घ स्वर है वो 3 होते हैं। तो दीर्घ संधि के अंदर दीर्घ स्वर काम में आते हैं। यानी दीर्घ स्वर कौन कौन से हमारे पास? शुद्ध दीर्घ स्वर 3 है, आ, ई और उ। यानी कि दीर्घ संधि में 3 मात्राओं का परिवर्तन होगा, आ, ई और उ। चलिए देखते हैं ये 3 मात्राएं किस प्रकार परिवर्तित होंगी। ये ध्यान रखना। यानी कि ये जो 11 स्वर हैं ये स्वर संधि में काम आएंगे। पूरी संधि में ये 11 स्वर आएंगे। तो हम दीर्घ संधि की शुरुआत करें। दीर्घ संधि में 3 मात्राओं का परिवर्तन होगा, आ, ई और उ। यानी कि इस प्रकार समझे इसको कि यदि हमारे प्रथम खंड में ए या आ है और दूसरे खंड में ए या आ है, तो दोनों में से जो दीर्घ है वो यानी आ बनेगा। इसी प्रकार यदि प्रथम खंड में ई या ई है और दूसरे खंड में भी ई या ई है, तो दीर्घ स्वर क्या बनेगा? ई बनेगा। इसी प्रकार प्रथम खंड में यदि उ या उ है और दूसरे खंड में भी उ या उ है, तो दीर्घ स्वर के रूप में उ बनेगा। यानी इनमें 3 ही परिवर्तन आएंगे, दोनों खंडों में चाहे कोई भी हो सकता है। अब जैसे इसको इस प्रकार समझे, जैसे विद्या जोड़ आले, तो इसमें देखने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ ही क्या है? दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ ही बन जाएगा विद्यालय। अब देखना ये है कि दूसरे खंड में स्वर का जो प्रारंभ हो रहा है, यानी संधि का ये नियम है स्वर संधि का कि दूसरे खंड का प्रारंभ है वो किससे होगा? स्वर से होगा, और परिवर्तन के बाद वह स्वर प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में मिल जाएगा, अपना परिवर्तन दिखाएगा। तो यानी कि आ की मात्रा इसमें जोड़ देंगे। यानी शब्द बनाते समय दूसरे खंड का जो स्वर है उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे, इसमें मिल जाएगा। अब जैसे इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं इसको, चरण जोड़ अमृत। ये देखिए प्रथम खंड यहां किसकी ध्वनि है? ए की, और इधर भी किसकी है? ए की। तो ए या ए मिलकर क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। तो आपको बताया था कि परिवर्तन के रूप में आपको यह करना है कि दूसरे खंड का स्वर है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा, यानी कि प्रथम स्वर में मिल जाएगा, प्रथम खंड का जो अंतिम वर्ण है उसमें मिल जाएगा। यानी इसमें भी ए की मात्रा और ये स्वर भी क्या है? ए। तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे? आ। और ये आ की मात्रा किस में चली जाएगी? अण में चली जाएगी। तो हमारा शब्द क्या बनेगा? चरणामृत। इस प्रकार से समझना है इसको। यानी कि स्वर संधि का कोई भी शब्द बना रहे हैं तो दूसरे खंड का प्रारंभ स्वर से हो रहा है, तो उस स्वर को परिवर्तन के बाद प्रथम खंड का जो अंतिम वर्ण है उसमें क्या कर देंगे? मिला देंगे। इसी प्रकार जैसे इसको समझे, गिरी जोड़ ईश, इस शब्द को समझे। इस शब्द को समझने के लिए देखिए प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में किसकी मात्रा? ई की, और दूसरे खंड का प्रारंभ किससे हो रहा है? ई से। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे?
दीर्घ स्वर बनाएंगे, ई और ई मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ बनाएंगे, यानी ये वाली स्थिति रहेगी। दोनों खंडों में चाहे छोटी ई हो दोनों तरफ, चाहे दोनों तरफ बड़ी हो, चाहे एक तरफ छोटी या एक तरफ बड़ी हो, लेकिन परिवर्तन किसका होगा, बड़ी मात्रा का ही होगा। तो दोनों तरफ ई है तो इसलिए बड़ी ई बनेगी। तो अब क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कि दूसरे खंड का प्रारंभ जो स्वर से हो रहा है उस स्वर की मात्रा को प्रथम खंड में क्या कर देंगे, मिला देंगे, यानी यहां से ये हट जाएगी, इसमें मिल जाएगी। तो यहां पर रे में ई की मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, गिरीश। तो इस प्रकार से ये आपको शब्द दिया हो तो आप विच्छेद कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए शब्द के रूप में आपको विच्छेद करना हो, कि शब्द का विच्छेद कैसे करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, कि जैसे आपके पास शब्द आ गया छात्रावास। अब हमको पता है कि दीर्घ संधि में 3 मात्राओं का विच्छेद होता है, आ, ई और उ। तो संधि में दोनों खंड क्या होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। तो इसका मतलब यहां भी आ की मात्रा, यहां भी आ और यहां भी आ। तब यहां स्थिति ये बढ़ती है कि शब्द कहां से तोड़े, तो यहां से तोड़े तो कोई सार्थक खंड नहीं बचता, और यहां से तोड़ेंगे इसको, यहां से तोड़ेंगे, तो यहां से तोड़ेंगे तो आ की मात्रा है वो ए और ए के रूप में तोड़ेंगे इसको। तो ए और ए के रूप में तोड़े तो शब्द क्या बनता है, छात्र। यानी आपको स्थिति कंफ्यूज न हो, इसलिए आप क्या करेंगे कि जो जो स्थितियां बन रही है वो बना के देख ले। यानी कि 4 स्थितियां बनेगी यहाँ, आ की 4 स्थितियां, एक तो ये बनेगी, एक स्थिति आपकी ये बनेगी, या फिर आपका ये वाला हो, दोनों तरफ क्या हो, आ हो, ये बनेगी। तो पहली स्थिति के अनुसार शब्द बनाए तो शब्द ये बनेगा छात्र जोड़ आवास। दूसरी स्थिति के अंदर क्या करेंगे, छात्र जोड़ आवास। तीसरी स्थिति के अंदर क्या करेंगे, छात्रा जोड़ आवास। और चौथी स्थिति के अंदर क्या करेंगे, छात्रा जोड़ आवास। देखिए एक बार समझ में आने के बाद आप निश्चित रूप से इसको कर सकते हैं, लेकिन ये स्थिति समझने के लिए ज्यादा जरूरी है कि आप इस प्रकार को इसके नेगलेक्ट करें। अब देखिए हमको पहले उन 2 ऑप्शन को हटा देना है जहां पर कोई शब्द नहीं बन रहा है। देखिए आवास कोई शब्द नहीं होता, इसका मतलब ये उत्तर इसका नहीं हो सकता। आवास वाले दोनों उत्तर भी नहीं होते। अब हमारे पास 2 शब्द बचे हैं, छात्र जोड़ आवास और छात्रा जोड़ आवास। देखिए छात्रावास का मतलब ये होता है कि जहां पर पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं। अब पढ़ने वाले के अंदर छात्र और छात्रा दोनों सम्मिलित होते हैं, यानी सामूहिक रूप से दोनों को हम क्या कहेंगे, छात्र। दोनों को क्या कहेंगे, छात्र। तो इसलिए ये न आकर यहां क्या आएगा, छात्र। तो छात्र जोड़ आवास, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। इसी प्रकार जैसे एक शब्द और है उसको तोड़ें, जैसे शब्द है हमारे पास भानुदय। शब्द क्या है, भानुदय। तो ऊ की मात्रा से टूटेगा। अब प्रथम खंड है, अब बड़ी ऊ की मात्रा है वो 2 रूपों में टूटती है, कि या तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ। तो आप दोनों बना ले, भानु और भानु। यानी कि अब आप अपना विकल्प अपनी विवेक के अनुसार यहां कम कर सकते हैं। क्या बना लिया, भानु और भानु। अब उदय का जो विकल्प है वो दोनों आप साथ बना लें। उदय ये आएगा या फिर ये आएगा, ये आएगा या फिर ये आएगा। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि उदय में कभी भी ओ बड़ा नहीं आता। इसका मतलब ये वाली स्थिति यहां नहीं रहेगी।
अब ध्यान ये देना है कि भानु में ऊ छोटा आएगा या बड़ा। विकल्प में आपको दोनों मिलेंगे, तो हमेशा ध्यान रखें कि संधि का जो खंड है, प्रथम खंड है, उसके अंदर यदि कोई पुल्लिंग पर्यायवाची है, पुल्लिंग शब्द है, तो उसके अंदर ई और ऊ की मात्रा हमेशा क्या आएगी? छोटी आएगी। तो इसका मतलब भानु किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। तो इसमें मात्रा क्या आएगी? छोटी। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? भानु जोड़े उदय। इस प्रकार से हम ये संधि विच्छेद है वो कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे इसकी बात करें, जैसे हमारे पास शब्द आ गया रविंद्र। शब्द क्या आ गया? रविंद्र। तो हमको पता है कि शब्द कहां से टूटेगा? ई की मात्रा से। तो ई की मात्रा से टूटने पर दो ही शब्द बनेंगे, एक रवि छोटा और एक रवि बड़ा। अब आगे इंद्र आप बना लें, इधर भी इंद्र और इधर भी इंद्र। अब ध्यान में रखना है कि इंद्र में ई की मात्रा कभी भी इस प्रकार से नहीं आती, ये नहीं है। अब यहां देना है कि रवि छोटा आएगा या बड़ा, तो वही मात्रा ध्यान रखना, ई की मात्रा है तो रवि किसका पर्यायवाची है? सूर्य का है। तो सूर्य क्या है? पुल्लिंग, इसलिए इसमें मात्रा क्या आएगी? छोटी। और संधि विच्छेद क्या होगा? रवि जोड़े इंद्र। इस प्रकार से आप ये दीर्घ संधि का कोई भी उदाहरण है वो कर सकते हैं। जैसे एक दो उदाहरण के लिए और कर लो। जैसे उदाहरण आपके पास एक ही है, पुस्तकालय है। एक उदाहरण आपके पास गिरीश है। एक उदाहरण आपके पास परमार्थ है। इस प्रकार से आप इन तीनों का विच्छेद है वो कर सकते हैं। और तीनों के विच्छेद के अंतर जो आपको देखना है, वो देखने वाली चीज क्या ध्यान रखनी है? जैसे ये शब्द कहां से टूटेगा? आ से टूटेगा। तो पहला खंड क्या बन गया? पुस्तक। और दूसरे खंड का प्रारंभ, अब दूसरे में अलय बनेगा या आलय? तो अलय कोई शब्द नहीं है, शब्द क्या होता है? आलय। तो पुस्तक जोड़ आलय। गिरीश की बात करें तो गिरी, यहां की मात्रा क्या आएगी? छोटी, क्योंकि गिरी पर्वत है, पर्वत पुल्लिंग होता है। और ईश में हमेशा ई बड़ी आती है। इसी प्रकार ये यहां से टूटेगा, तो पहला खंड बनेगा परम, या फिर दूसरा खंड क्या बनता है? परमा। तो परमा कोई शब्द नहीं है, तो परम जोड़ आत्म। इस प्रकार से आप दीर्घ संधि का उदाहरण है वो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये दीर्घ संधि है वो समझ में आ गई हो। अब विस्तारित से आगे भी इस प्रकार हम पढ़ते जाएंगे। रीट का जो पूरा पाठ्यक्रम है वो हम इस प्रकार से कंप्लीट करते जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए